नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर की ओर। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी भी नरम नहीं हुए हैं। 37 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर रहे वो दलबदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इन सबके बीच बुधवार की देर रात को ही जहां शिवसेना के 4 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे, तो वहीं आज सुबह भी 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इससे पहले बुधवार की शाम को ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित भी किया और देर रात को सरकारी आवास छोड़कर मातोश्री पहुंच गए। तो वहीं इस बीच महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुंबई की सड़कों पर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। इस बीच शिवसेना के बागी विधायकों के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है बागी विधायकों ने और कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें क्या ये चिट्ठी है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये चिट्ठी भेजी गई है उद्धव ठाकरे को और इसी के साथ कई गंभीर आरोप इस चिट्ठी के जरिए सामने आए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ मुख्य आरोप हैं जो इन बागी विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। आपको बता दें चिट्ठी लिखकर तमाम आरोपों का यहाँ पर खुलासा किया गया है और विधायकों ने यहाँ पर चिट्ठी में लिखा है और गंभीर आरोप लगाते हुए जो कार्यकाल रहा है शिवसेना का और उद्धव ठाकरे सरकार का, उस पर सवाल उठा दिए हैं। और कहीं ना कहीं यही वो आरोप हैं जो मुख्य तौर पर ये बागी विधायकों के बागी होने का कारण है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर कुछ आरोप सामने आए हैं जिसमें चिट्ठी में लिखा गया कि करीब 2.5 साल से हमारे लिए सीएम आवास बंद था। जो मुख्य आरोप यहाँ पर सामने आए वो यही है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने विधायकों को वो तवज्जो नहीं दी जो विधायक उनसे मांग कर रहे थे। कहा यह भी गया कि विधायकों की कोई बात नहीं सुनी गई और ना ही उन्हें वो तवज्जो दी गई और उनकी कोई बात, इस जो भी आरोप जो सामने आए हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार में विधायकों की अनसुनी की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में कई विधायक बागी हो गए हैं और यहाँ पर एकनाथ शिंदे के सूबे में जाकर शामिल हो गए हैं। और इसी बीच गुवाहाटी में लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज सुबह भी कई विधायक यहां पहुंचे हैं और होटल रेडिसन में ये तमाम विधायक इकट्ठा हो चुके हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी बताते चले कि तमाम विधायकों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। और इसी बीच महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है उसके बीच में अब फडणवीस के भी पोस्टर चिपका किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पोस्टर चिपकाए गए हैं सीएम बनाने को लेकर देवेंद्र फडणवीस के और उनके समर्थकों में इस वक्त खुशी की लहर है। आपको बता दें कि प्लेट्स के जरिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स में कि क्या कुछ मुख्य आरोप हैं। दरअसल बागी विधायकों ने एक पत्र लिखा है और इस पत्र से सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल बागी विधायकों का पहला आरोप यह है कि वर्षा बंगले तक सीधे वो पहुंच नहीं सकते। एनसीपी कांग्रेस के विधायकों से मिल नहीं पाते थे। विधायकों का यह भी आरोप है कि शिवसेना के विधायकों को नजरअंदाज किया गया है। मुख्य आरोप के तौर पर यह आरोप सामने आया और विधायकों का यह भी कहना है कि उन्हें अयोध्या जाने से रोका गया है। आपको बता दें कि सरकारी अधिकारियों ने विधायकों की अनसुनी की है। ये साफ आरोप चिट्ठी में मेंशन किया गया है, जहां पर अयोध्या जाने से रोकने का एक मुख्य आरोप भी सामने आया और विधायकों का यह कहना है कि सरकारी जो अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुनते थे और वर्षा बंगले तक सीधे तौर पर वो पहुंच नहीं सकते थे। एनसीपी कांग्रेस के विधायकों से भी नहीं मिल पाते थे और शिवसेना के विधायकों को नजरअंदाज किया गया है। और इन्हीं मुख्य आरोपों के बाद ये जो पत्र जारी किया गया जिसमें ये मुख्य आरोप सामने आए हैं, इसके बाद से सियासी घमासान अब और भी ज्यादा तेज हो चुका है। और खबर अब आगरा से है, जहां शराब का सेवन ताजमहल परिसर में किया जा रहा है। यह खबर चौंका देने वाली है, लेकिन सामने आए तथ्य यही दर्शा रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो संभालने वाले शराबी शराब का सेवन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताजमहल परिसर के ईस्टबिन में पड़ी हुई शराब की खाली बोतलें मिली हैं, जिससे काफी सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी ताजमहल के अंदर कैसे शराब की बोतल पहुंची। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि हाई सिक्योरिटी जोन में आखिर शराब पहुंच कैसे रही है और धूम्रपान का सामान कैसे वहां मिला। देखिए, पहले तो वो विदेशी महिला नहीं है, वो यही मणिपुर की भारत की एक लड़की है 10 या 11 वर्ष की और बड़ी फेमस लड़की है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। दूसरा खबर आगरा की ताज नगरी से है, जहां पर हरियाली के नाम पर न सिर्फ जनता से छल किया जा रहा है बल्कि सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है।
ताजनगरी में 4 साल में करीब 10 करोड़ के वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर हरियाली नजर नहीं आती है। दरअसल नगर निगम आगरा ने साल में गाजियाबाद की सरन एंड कंपनी को 2.5 करोड़ का टेंडर दिया, जिसमें फर्म को शहर में ट्री गार्ड के साथ 10,000 पौधे लगाने थे और 3 साल का रखरखाव भी करना था, लेकिन फर्म की कार्रवाई शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। आलम यह है कि अब शहर के अधिकार क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ट्री गार्ड टूटे पड़े हैं, तो वहीं कई ऐसी जगहें हैं जहां पौधे ही गायब हैं, जबकि नगर निगम अधिकारी फर्म का भुगतान रोकने के दावे कर रहे हैं। और इसी साल मार्च के महीने में फर्म को करीब 84 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया और अब तक फर्म को करीब 6.5 करोड़ का भुगतान हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं है, उस फर्म को काम और भुगतान क्यों दिया जा रहा है। साथ ही अब सवाल एक ये भी उठता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश को हरियाली युक्त करने के प्रयासरत हैं और आगरा में मुख्यमंत्री की मंशा को ही पलीता लगाया जा रहा है। ऐसे में लोगों पर कब कार्रवाई होगी, सवाल उठाना लाजमी है। पहले भी कहा, हमारे यहाँ पर कोई भी कार्य का भुगतान तभी होता है जब वो कार्य पूर्ण तरीके से हो और उसमें हम लोगों को संतुष्टि हो। कोई भी चीज़ आपके माध्यम से या हमारे स्वतः संज्ञान से या कोई शिकायत से सामने आती है तो उस हिसाब से हम लोग संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी करते हैं। जहाँ तक वृक्षारोपण का सवाल है, तो वृक्षारोपण में जहाँ भी जिस भी फर्म के विरुद्ध कमियाँ पाई गई थी उनको समय समय पर दंडित किया गया है और वार्निंग लेटर्स भी हम लोगों ने दिए हैं। और अगर किसी एक फर्म को काम मिल रहा है तो वो अपने क्रेडिट पे ले रही है, अपने जो भी क्वालिफिकेशंस है हमारे टेंडर की उसमें ले रहे हैं। हमारे 100% काम ई टेंडर पे होगा। इस वर्ष भी जो काम होगा वो ई टेंडर पे ही दिया जाएगा। अब उसमें फिल्टर होने के बाद जो भी फर्म है वो फर्म आएगी, अपना काम करेगी और अगर काम सही से करेगी तभी उनको पेमेंट होगा। और जो भी उनका 3 साल का या 2 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का पीरियड है उसमें भी उनको कार्य करके दिखाना होगा। सेम चीज़ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी है। उन्होंने जहां जहां कमी दिखाई है वहां और प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने यहां पर भीषण दुर्घटना हुई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां ट्रैक्टर में एक पल्सर सवार शख्स भिड़ गया है। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना हुई है जहां बाइक सवार बाइक लेकर ट्रैक्टर में जा भिड़ा और बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पल्सर बाइक पर एक शख्स सवार था और घटनास्थल पर ही टक्कर लगने की वजह से शख्स की मौत हो गई है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित किया। मामला कोराब थाना क्षेत्र के इलाके का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और ट्रैक्टर को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया है। और दिल्ली मेट्रो की अलग अलग लाइनों पर तकनीकी खराबी से यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ती परेशानी को दिल्ली सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को खराबी के कारण की जांच निर्देश करने के लिए कहा। उन्होंने तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए एक कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही इस कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट 1 हफ्ते में ही सौंपने के निर्देश दिए गए। दरअसल जून के महीने में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं अलग अलग लाइनों पर 15 मिनट से 3 घंटे तक के लिए 6 बार प्रभावित हो चुकी हैं। सुबह और शाम के समय व्यस्त समय में मेट्रो सेवाएं प्रभावित होने की वजह से यात्रियों को दफ्तर या जरूरी कामों में जाने के लिए परेशानी हुई। दिल्ली मेट्रो अलग अलग लाइनों पर रोजाना करीब 47 लाख यात्राएं होती हैं और किसी दौर पर लाइनों में मेट्रो सेवा के प्रभावित होने की वजह से खामियाजा हजारों यात्रियों को भुगतना पड़ा है। जून में शाम के वक्त 2 दिन ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को दूसरे परिवहन साधनों का सामना करना पड़ा। इसी कारण कईयों ने अपने जरूरी काम निपटने में दिक्कत हुई है और लोगों का आरोप भी सामने आया कि वो जहां उन्हें पहुंचना था समय रहते पहुंच नहीं पाए। देरी की वजह से पहुंचने की वजह से लोगों को काम बिगड़ गया उनका और काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जून में अब तक ब्लू लाइन पर सर्वाधिक 3 बार मेट्रो सेवाएं प्रभावित हो चुकी हैं। इसी बीच ओवरहेड इक्विपमेंट से पक्षी के टकराने के कारण 2 बार मेट्रो सेवाएं 2 से 3 घंटे के लिए प्रभावित रही। इस दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ भी रही है। ये सेवाएं जो थी वो सामान्य होने में देरी के कारण यात्रियों को बस, ऑटो या टैक्सी का सहारा लेना पड़ा। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के फतेहपुर जिले से एक खौफनाक घटना सामने आई।
दरअसल यहाँ एक घर पर अकेली नाबालिग किशोरी के साथ उसके पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। रेप की इस घटना से आहत होकर किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया और सुसाइड कर लिया है। इस घटना की वजह से आहत होकर उसने अपनी जान देने वाली नाबालिग ने मां की माने तो आरोपी घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप की वारदात करने पहुंचा। इस रेप की घटना को अंजाम दिया गया और बेटे को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। रेप की इस घटना से आहत होकर किशोरी ने जहर खा लिया है और इसके बाद युवती की हालत बिगड़ती हुई देखकर परिजनों ने आनन फानन में उपचार के लिए उसे कानपुर में एक अस्पताल के लिए भर्ती करने के लिए ले जाने लगे, लेकिन इसी दौरान रास्ते में किशोरी की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भर्ती करा है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। आपको ये भी बता दें कि यूपी के फतेहपुर में घटी इस रेप की घटना से आहत होकर इस नाबालिग ने जहर खाया था और बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना तब घटी जब नाबालिग लड़की अपने घर पर अकेली थी। बताया जा रहा है कि उसे अकेला पाकर ही पड़ोसी ने ये दुष्कर्म का काम किया है और इसी घटना में जब पीड़िता के परिवार वाले उस तक पहुंचे तो उन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। अब मामला फतेहपुर जनपद के खगानगर का है, जहां पर खगानगर में मानू का पूर्वा स्थित एक नए रोडवेज बस स्टैंड स्थापित होने की वजह से लोगों को खुशी मिल रही है, तो वहीं नगर में लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिली। खगानगर के रोडवेज बस स्टैंड में यात्रियों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से यात्रियों के चेहरे पर यह खुशी साफ देखी जा सकती है। दरअसल रोडवेज बस स्टैंड में यात्रियों को हर समय ठंडा पानी, बैठने के लिए सीट, शौचालय और तमाम रोशनी की व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। बस स्टैंड में फतेहपुर परिवहन विभाग द्वारा एक बाबू की नियुक्ति भी की गई है, जो बसों का संचालन नियमित करवा रहा है और साथ ही साथ यात्रियों को यात्रा करते समय किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस समस्या का निराकरण भी स्टैंड पर मौजूद ये बाबू ही करवाता है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्यों में बुरा हाल है और इस तरफ जहां एक तरफ असम है, जहां बाढ़ से बुरा हाल है और पूरा असम डूबा हुआ है, सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश की वजह से हाल बेहाल हुआ है और बहाव इतना ज्यादा है कि वहां खड़े हो पाना भी मुश्किल है, क्योंकि गाड़ियां तक बह गई। दरअसल असम में आसमान से आफत बनकर, कहर बनकर टूट रही है बारिश और गांव दरिया बन चुके हैं। इसी बीच कई सड़कें ऐसी हैं जो तालाब में तब्दील हो गई। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना कमाल संभाल चुकी है, लेकिन असम में चिरोंग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं, जिन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। जवान इन लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं और एक एक कर जवानों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। चिरांग ही नहीं बल्कि असम के ज्यादातर जिलों में कमोबस यही हाल है। बंगई गांव में भी घरों में पानी घुस चुका है। पानी के बीच पूरा परिवार घरों में ही कैद होकर रह गया है। इस गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं बचा जो पानी में डूब ना गया हो। लोगों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या एक खाने पीने को लेकर भी खड़ी है। असम में बाढ़ की वजह से बेहाली देखने को मिल रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नागांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और लोगों से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में बुजुर्ग ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद से विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि न्याय न मिलने की वजह से बुजुर्ग ने तहसील में ही फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते सुरक्षाकर्मी ने बुजुर्ग को देखा और बुजुर्ग किसान को फांसी लगाता देख ये सुरक्षाकर्मी दौड़कर वहां पहुंचा है। बताया जा रहा है कि समय रहते बुजुर्ग को बचा लिया गया और आपको ये भी बता दें कि आए दिन बुजुर्ग तहसील के चक्कर काट रहा था, लेकिन न्याय नहीं मिला और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बुजुर्ग परेशान हो गया। इस घटना से तहसील के अधिकारियों की लापरवाही साफ उजागर हुई है। तहसील सिकंदरा क्षेत्र का पूरा मामला है। और अब यूपी के आगरा से खबर सामने आई है, जहां लॉटरी में मुनाफे का लालच देकर लाखों का चंपत करके मामला सामने आया है, जहां पर यह आरोपी लाखों का चूना लगाकर लोगों को फरार हो गया है। शहर के शाहगंज इलाके में प्रकाश नगर में एक लॉटरी संचालक ने लोगों को मुनाफे का झांसा दिया और लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया है। इस शख्स पर आरोप लगा है कि पहले तो इसने लोगों को मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपए जमा किए। जब इससे पैसे वापस मांगे गए तो टालने लगा, लेकिन अब वो अपने घर से भी फरार हो गया है।
आपको बता दें कि दरअसल विकास कुमार ने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके मोहल्ले का रहने वाला एक व्यक्ति लॉटरी संचालन का काम करता था। साल 2019 में उसने लोगों से संपर्क किया और कई लोगों से कहा कि 52 सप्ताह की ये स्कीम है और लोगों को ये झांसा दिया गया कि इस स्कीम के तहत हर हफ्ते 500 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए जमा कराएं। इसकी अवधि पूरी होने पर 10% के हिसाब से रकम बढ़कर मिलने की बात भी कही गई, जिसके बाद पुलिस के मुताबिक पीड़ित लोग मजदूर वर्ग के बताए गए। इन लोगों ने लॉटरी संचालक के झांसे में आकर हर हफ्ते 500 रुपए, 1000 या 2000 रुपए जमा करवाने शुरू किए। उसने हर व्यक्ति को एक डायरी भी दी जिसमें वो रकम दिए जाने की बात लिख रहे थे। इसके बाद साल 2020 में जब कोरोना काल आया तो इस दौरान लोगों का काम बंद हो गया, लेकिन वो फिर भी इस स्कीम के तहत पैसे डालते रहे और ये शख्स उनसे पैसे जमा करता रहा। फिर 52 सप्ताह का समय पूरा हो जाने के बाद जब पीड़ितों ने अपनी रकम ब्याज समेत वापस मांगी तो ये शख्स टाल मटोल करने लगा। हर बार एक नया बहाना बनाकर लोगों को वापस लौटा दिया जाता और अब वो अपने घर से भी फरार हो गया है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और अब कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कानपुर सागर हाईवे पर मौदहा के मकराव गांव के पास बुधवार की शाम को करीब लोडर और ऑटो के बीच भिड़ंत हो गई है। इस भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल बताए गए। इनमें से 2 की हालत इस वक्त काफी गंभीर है। मरने वालों में पिता और बेटी भी शामिल है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक जताया और पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। हादसे की वजह से बताया गया है कि यह हादसा बिना डिवाइडर वाले रास्ते पर लापरवाही की वजह से ओवरटेक करना और इसी कारण यह हादसा हुआ है। ऑटो चालक मौदहा से सवारियां लेकर सुमेरपुर जा रहा था। उधर जिला मुख्यालय से आम लादकर एक लोडर यहां पर पहुंच रहा था, लेकिन इसी दौरान आमने सामने इन दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। मकराव गांव के पास ही ये दोनों टक्कर के मामले सामने आए हैं, जहां ऑटो के परखच्चे उड़ गए जबकि लोडर पलट गया है। हादसे में ऑटो सवार और बिहार के छपरा निवासी समेत कई लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विधायक सीएससी पहुंचकर घायलों का हालचाल लेने पहुंचे हैं और निर्देश दिए गए डॉक्टर्स को कि इनका इलाज सही तरीके से किया जाए। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, रुक करेंगे अगली खबर का, जहां फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। इस मामले में 30 जून तक कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, जबकि एसटीएफ द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 228 शिक्षकों की पहचान के बाद अब तक 176 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसटीएफ ने इस बात पर सूचना न मिलने के साथ आशंका भी जताई कि इन आरोपियों को बचाव का मौका दिया जा रहा है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक ने विभिन्न 35 जिलों को ऐसे शिक्षकों के खिलाफ 30 जून तक एफआईआर दर्ज करवाकर निदेशालय को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। निदेशक डॉक्टर ने पत्र जारी कर कहा है कि एसटीएफ ने आशंका जताई है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे शिक्षकों को अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में साक्ष्यों के खत्म किए जाने की संभावना है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आशंका यह भी जताई गई कि बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश की कमियों के कारण आरोपित शिक्षक उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर बेफिक्र नौकरी कर रहे हैं। संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रभावी पैरवी नहीं कर रहे और इसी क्रम में निदेशक ने 30 जून तक एफआईआर कराने के साथ ही इस मामले में न्यायालय के वादों में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।